हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो भी लोग आप 68th बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए यह सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यह सेशन हम स्पेसिफिकली जो 68th मेंस एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए रन कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के अंत में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कभी एग्जामिन लिख दिया जाता है, कभी इवैल्यूएट लिख दिया जाता है, तो कभी क्रिटिकली एग्जामिन लिख दिया जाता है। और उसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट्स अगर उन वर्ड्स के डिमांड को नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, उनका आंसर एक ही रहता है, मतलब कंटेंट चेंज नहीं होता है। अगर एग्जामिन लिख देंगे तब भी उनका आंसर वही होगा, क्रिटिकली एनालाइज लिख दिया जाए तब भी उनका आंसर वही होने वाला है, और मान लीजिए इवैल्यूएट लिख दिया जाए तब भी उनका कंटेंट सेम ही रहने वाला है। तो आप कैसे सपोज कर सकते हैं कि आपको मार्क्स से अच्छा मिलेगा, जबकि इन सारे वर्ड्स का अपना अलग अलग मीनिंग है। अब जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका अपना कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब हम आंसर लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो हमको मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है ये कि वो वर्ड्स का मतलब ही नहीं समझ पाते कि आखिर उस वर्ड्स का मतलब क्या है और आंसर में एक्चुअल में क्या लिखना है। तो इसके अभाव में यही होता है कि वह पूरा तो लिख देते हैं, कंटेंट जितना भी जानते रहते हैं वो सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन के उस वर्ड के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इस सेशन में मैं बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसे डिस्कस करूंगा, ताकि आप इससे अवेयर हो जाए और जो आपका मेंस आने वाला है 68th का, उसमें ये गलतियां ना करें। उन वर्ड्स का डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को पुट करें। तो ये सेशन जो है उसमें हम की वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें अगर मैं पहले बात करूं कि हाउ टू राइट आंसर, तो जो एक फॉर्मूला है कि किसी भी आंसर राइटिंग के लिए 3 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे 3 जेम्स मैं कहता हूं: फ्रेमवर्क, लैंग्वेज एंड लीजिबल हैंडराइटिंग। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप 1 मिनट उस पूरे आंसर में जो लिखने में आप लगाइएगा, उसका एटलीस्ट 30 सेकेंड और 1 मिनट आप उसका फ्रेमवर्क बनाइए। फ्रेमवर्क में क्या हो सकता है कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके माइंड में क्या आइडियाज है, क्या थॉट्स है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है उससे रिलेटेड, क्या उसकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, किस चीज को पहले लिखना है, किसे बाद में लिखना है, किसे मिडिल में लिखना है, उससे रिलेटेड एक पहले फ्रेमवर्क जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लिखते रहते हैं तो फ्लो में हम ये भूल जाते हैं कि किसे पहले लिखना है और किसे बाद में लिखना है। तो लिख तो देते हैं हम कंटेंट, बट वह क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं हो पाती है, वह ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा नंबर कटता है। तो फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट जी कहते हैं, 3G का फॉर्मूला है फ्रेमवर्क। अब उसके बाद हम कहते हैं दूसरा जो इसमें जेम है वो है लैंग्वेज, कि जो भी लैंग्वेज में आप लिखे, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, आपका लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड होना जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपका जो हिंदी व्याकरण है वो करेक्ट होना चाहिए, आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामेटिकली आप करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो भी कॉपी चेक करते हैं वो आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जिस मीडियम में आप आंसर लिख रहे हैं एटलीस्ट उस मीडियम में आप अच्छी जानकारी रखते हो। तो जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हो, चाहे हिंदी माध्यम में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम में लिख रहे हो, आप अपने लैंग्वेज पे एक अच्छा कमांड जरूर रखें। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वह है लीजिबल हैंडराइटिंग, कि ऐसा लिखे कि दूसरा भी पढ़ सके। अब आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आपका हैंडराइटिंग आपके अलावा नहीं पढ़ पा रहा है, तो आप कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों ना लिखे, आपका जो नंबर है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी नहीं होगी। तो 3 बात अपने एकदम माइंड में जरूर रखें जब भी आंसर राइटिंग करना है। तो पहला 1 मिनट देना है, आप उसका फ्रेमवर्क जरूर डिसाइड करें कि किसे पहले लिखना है और कितना फैक्ट्स हमको मेंशन करना है, क्या आइडियाज उसके बारे में हमको है, वो सब पहले डिसाइड कर ले और तब आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करें, ताकि आपका फ्लो मेंटेन्ड हो और जो भी आपका आंसर हो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। दूसरा कि आपका है लैंग्वेज,
आपका अपना लैंग्वेज जो भी हो उसमें आप ग्रामेटिकली कोशिश करें कि जितना अधिक सही हो सके उतना अधिक सही हो, कम से कम गलती की इसमें गुंजाइश हो। और हैंड राइटिंग पे जरूर ध्यान दें ताकि उसकी विजिबिलिटी हो, ताकि इजीली उसे पढ़ा जा सके। दैट्स वाई इसे 3 जेम्स मैं कहता हूं कि फ्रेमवर्क, लैंग्वेज एंड लीजिबल हैंड राइटिंग। ये जो हैंड राइटिंग है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके अच्छे मार्क्स में। इसलिए कहा जाता है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है उससे ज्यादा अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कंटेंट पहले नहीं, पहले प्रेजेंटेशन, कि आप कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं चीजों को। वो प्रेजेंटेशन कहां से डिसाइड होता है? तो आपका ये 3 चीज ही डिसाइड करता है, आपका फ्रेमवर्क, आपका लैंग्वेज और आपका हैंड राइटिंग। तो इन 3 बातों पे जरूर पहले ध्यान दें। अब आते हैं हम उन डिफरेंट वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या डिमांड है। तो पहला वर्ड हम लेते हैं एनुमरेट। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, लास्ट में लिख देता है एनुमरेट। तो इस एनुमरेट का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपली लिस्ट द पॉइंट्स अबाउट द टॉपिक एंड डू नॉट गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको एनुमरेट, विवरण दीजिए कहता है ना, तो आप उसमें बहुत ज्यादा वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगता है, बहुत ज्यादा आपको एलाबोरेट करने की बात नहीं कहता है, बहुत ज्यादा व्याख्या करने की बात नहीं कहता। सिंपली आप उसके बारे में जो जो पॉइंट्स जान रहे हैं वह पॉइंट्स को 1 लाइन में आप वहां पे लिख दें, उसे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी योजना ही होता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि पीएम कृषि सिंचाई योजना का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसे एनुमरेट पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो उस कृषि सिंचाई योजना में जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, हर खेत को पानी, जो वाटर इरिगेशन सिस्टम्स को कह सकते हैं अपडेट करना है, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं आप उसके बारे में बस लिस्ट डाउन कर दीजिए, आप उसे बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखें कि जब कभी अभी आपको एनुमरेट करने के लिए कहता है तब आप उस पे सिर्फ अपने पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करें, उसे डिटेल एक्सप्लेनेशन ना दे। ये एनुमरेट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आपसे एक्सप्लेनेशन का वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है। दूसरा है आपका डिफाइन। ये बहुत ही सिंपल है कि सिंपली कोई कह देता है कि डिफाइन, कोई भी एक आपको वर्ड दे देगा। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करने के लिए कह रहा है, मतलब सिंपल सा है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा डिफिनीशन मांग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीजों का हम लोग एक यूज्ड टू डिफिनीशन याद रखते हैं कि अच्छा कोई चीज है तो हम उसका एक छोटा सा रूप, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो रूल बुक ऑफ द नेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम याद रखते हैं यूज्ड टू डिफिनीशन। लेकिन आप उसे डिफाइंड ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर उसका एक अच्छा सा डिफिनेशन दिया गया है, तो अगर आप उसके डिफिनेशन को लिखते हैं तो वह ज्यादा आपका रिलेवेंट रहेगा। तो जब भी डिफाइन करने की बात आता है तो दिस सिंपली मीन्स राइट द डेफिनेशन। तो आप उसका सिर्फ डेफिनेशन लिखे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो जो ब्रंडनलैंड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास कहते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन दिया गया था, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि ऐसा विकास जो आज के जो हमारे जनरेशन है उनके नीड्स को फुलफिल करते हुए उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं उनकी भी सिक्योरिटी हो। तो ये बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन है। तो जब भी आपको डिफाइन करने के लिए कहता है तो आप यूज्ड टू डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, टॉपिक के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का डिफिनेशन है, तो आप वो अगर लिखेंगे तो ज्यादा आपके लिए रिलेवेंट रहेगा। अब बात आता है आपका जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवैल्यूएट, एसेस और एग्जामिन। इन तीनों वर्ड का जो मतलब होता है वो लगभग सेम ही है। ये सिमिलर है कि इवैल्यूएट करना, असेसमेंट करना और एग्जामिन। तो आप जब भी इवैल्यूएट करने की बात की जाती है, जैसे आप एग्जाम दे रहे होंगे मेंस का, तो जब आप एग्जाम पे लिखिएगा, एग्जामिनेशन पेपर पे लिखिएगा,
तो वो एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, वो क्या करता है बेसिकली आपके आंसर को वो इवेल्युएट ही करता है, एग्जामिन ही करता है, उसके इवेल्युएशन के बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलता है। तो जब भी आपको इवेल्युएट या असेसमेंट या एग्जामिन करने की बात आए तो उस समय जो आपका आंसर होना चाहिए दैट नीड्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उस समय आपको विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। साथ ही साथ राइट इन डिटेल्स व्हाट एवर यू नो, इंक्लूड 1 to 2 लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन फॉलोड बाई 3 to 4 लाइन्स इन फेवर एंड 3 to 4 लाइन अगेंस्ट द गिवन टॉपिक। मतलब सिंपल सा होता है कि जब कभी भी आप इवेल्युएट, असेसमेंट या एग्जामिन करते हैं तो उसमें आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आफ्टर इंट्रोडक्शन उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी आप जरूर से जरूर उसको जरूर उस टॉपिक के बारे में जरूर लिखें। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप जब किसी से अपना कॉपी इवेल्युएट करवाते हैं तो आपको आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी आपको बताता है कि हाँ आपका जो आंसर राइटिंग है ये पोर्शन ज्यादा अच्छा और इस पोर्शन में कुछ कमी रह गई है, तो जो लिमिटेशन है वो भी आप बताते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 to 2 लाइन ऑफ इंप्लीकेशन इफ एनी एंड देन लिमिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड फाइनली कंक्लूजन इन 2 to 3 लाइन्स नीड्स टू बी एडेड। जो आपका आंसर का लिमिटेशन है उसको भी बताइएगा। जैसे ही आपका एग्जामिनर है, अगर किसी भी आप कॉपी चेक कराते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही आपका कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं जब आपका कॉपी चेक करता हूं तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं आपका जो आंसर है उसे इवेल्युएट ही कर रहा हूं, उसे एग्जामिन ही कर रहा हूं या उसको असेस कर रहा हूं मैं। तो उसमें क्या करता हूं मैं कि जो आपका प्रोज पॉइंट है वो भी बताता हूं, जो आपके लिमिटेशंस है आंसर के वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जब भी आपको अपने क्वेश्चन में ये 3 वर्ड मिले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसके फेवर में भी पॉइंट लिखने हैं और उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट लिखने हैं, साथ ही साथ उसका क्या इंप्लीकेशन होगा और क्या लिमिटेशंस है उस टॉपिक को उसे भी लिखना है और फाइनली कंक्लूजन देना है। तो आई होप आपको ये इवैल्यूएट वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा और असेसमेंट और एग्जामिन का सिंपल सा याद रखें। फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ फ्यू लाइंस इन फेवर एंड फ्यू लाइंस अगेंस्ट में लिखना है, उसका इंप्लीकेशन लिखना है और उसके लिमिटेशंस आपको बताने हैं। दूसरा आप देख सकते हैं अगेन व्हेन आस्क्ड फॉर ओपिनियन, कमेंट एंड व्यूज। यह सिंपल सा है कि यह कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है क्वेश्चन तो लिख देता है, उसमें लिखता है गिव योर ओपिनियन, कि आपसे आपका ओपिनियन वो मांगता है। जब भी ऐसा आपका ओपिनियन मांगे तो आपका याद रहना चाहिए कि आपका जो ओपिनियन होना चाहिए ना वो पॉजिटिव वे में ही होना चाहिए। आप फेयर क्रिटिसिज्म जरूर कर सकते हैं लेकिन उसमें आपकी निगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए। तो जो आपका ओपिनियन होना चाहिए वो इंथुसियाज्म से भरा होना चाहिए, हायर उसमें जील दिखना चाहिए। देख सकते हैं व्हेन एवर योर ओपिनियन इज आस्क्ड इट शुड बी फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड योर आंसर शुड बी फुल ऑफ जील एंड इंथुसियाज्म। Give constructive opinion with optimistic, future-oriented and progressive ideas. However, your opinion should be largely acceptable. कि मतलब सिंपल सा है कि जब किसी टॉपिक्स पे आपसे आपका ओपिनियन, आपका व्यू, आपका कमेंट अगर मांगा जा रहा है तो उसमें आप कोशिश करें कि जब भी आप अपना व्यूज दे तो वह एक्सेप्टेबल व्यू होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कल को एक लीडर के रूप में आप इमर्ज होइएगा। तो आपका जो वहां पे आंसर होना चाहिए वो विथ इंथुसियाज्म, विथ जील और ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आपका ओपिनियन जो है वो निगेटिविटी ज्यादा ना झलकाए, ऐसा आपका ओपिनियन होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है कि जब आपसे पर्पस पूछा जाए, आंसर में गोल पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या टारगेट पूछा जाए तो सिंपल सा है उस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि अग्निवीर योजना का क्या पर्पस है या पीएम गति शक्ति योजना का क्या पर्पस है, तो जिसमें उसमें जितने भी पॉइंट लिस्टेड है आप उनको एज इट इज लिख सकते हैं, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसी योजना का क्या गोल है तो जो भी उसमें पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए गए हैं आप उनको सिंपली यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट है।
ये मेन पॉइंट है अगेन आपका, व्हेन आस्क्ड टू एनालाइज, जब आपको एनालाइज करने की बात कहती है, विश्लेषण करने का वो बात कहता है, यहां पे अगेन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे जब विश्लेषण करने की बात करती है तो वो आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता है उस आंसर पे। When it comes to analyze, it is same as evaluation, assessment और examination plus your opinion is also needed here। कि जब भी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया इवेल्युएट, असेसमेंट और एग्जामिन में, तो हम क्या कर रहे थे इवेल्युएट में कि हम उसके पहले तो इंट्रोडक्शन लिख रहे थे, साथ ही साथ उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट लिख रहे थे। तो इवेल्युएट का सिंपल सा मतलब है कि आप उसके पॉजिटिव साइड्स को भी बता रहे थे, आप उसके निगेटिव साइड्स को भी बता रहे थे, फाइनली कंक्लूड कर रहे थे। जब आपको एनालाइज करने के लिए आंसर में कहा जाता है तो वह सिंपल आपसे यह डिमांड करता है कि आप इवेल्युएट, तो मतलब आप साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए प्लस प्रोस उसके फेवर और उसके अगेंस्ट में भी लिखते हुए आप अपना ओपिनियन भी दीजिए। तो हम कह सकते हैं जो यह एनालाइज वाला पॉइंट है, यह एनालाइज का मतलब सिंपल सा है इवैल्यूएशन प्लस ओपिनियन। आपका जब इवैल्यूएशन या एग्जामिन की बात आ रहा था, आपसे वहां पे आपका ओपिनियन नहीं मांग रहा था, जो एज इट इज है उसके फेवर और अगेंस्ट में आप पॉइंट लिख दीजिए। लेकिन जब एनालाइज आ रहा है तो इवैल्यूएट प्लस ओपिनियन इक्वल टू एनालाइज है। तो जब आपका एनालाइज करने की बात आए तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखे, उस डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसके फेवर उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट लिखे, साथ ही साथ आपको एक अपना फेयर ओपिनियन देना जरूरी है कि आखिर आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनालाइज विश्लेषण ही कर रहे हैं ना किसी टॉपिक पे। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि अग्निवीर योजना का आप एनालाइज करें, तो आप अगेन अग्निवीर योजना के बारे में जब भी लिखिएगा तो उसको डिटेल एक्सप्लेन कीजिएगा, साथ ही उसके फेवर उसके अगेंस्ट में लिखिएगा और आप क्या सोचते हैं, आप कैसे एनालिसिस उसमें करते हैं, उसके पॉइंट उसमें नोट डाउन आप कीजिएगा। तो ये एनालाइज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इवैल्यूएट प्लस इवैल्यूएट में क्या क्या था, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट्स, और जब वह एनालाइज जुट जाता है तो उसमें आपको अपना ओपिनियन देना होता है कि आखिर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। फिर आता है डिस्कस। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म। इट मींस यू कैन राइट व्हाट एवर यू नो अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट एज इफ यू आर टॉकिंग टू द एग्जामिनर। कि मैं बार बार यह कहता हूं कि जब भी आपको कोई टॉपिक दे देता है और लिख देता है डिस्कस, तो जब वो डिस्कस लिख देता है तो सिंपल सा होना चाहिए कि आपका जो पेपर हो जिसपे आप लिख रहे हो, इस तरीके से उस पे आपका पेपर आंसर होना चाहिए जैसा कि आपको लगना चाहिए कि एग्जामिनर से हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए डिस्कशन वाले सेक्शन में, कि जहां कहीं भी डिस्कशन लिखा हो तो इस तरीके से आंसर होना चाहिए कि जो आपका पूरा का पूरा जो आंसर हो वह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम लिख नहीं रहे हैं, एग्जामिनर से बैठ के बात कर रहे हैं। तो आप जब भी डिस्कशन का मुद्दा आए कि कोई भी टॉपिक लेके लिख दे कि डिस्कस पीएम गति शक्ति योजना, तो आप जब पीएम गति शक्ति योजना के बारे में लिखिएगा तो इस तरीके से लिखिए जैसा कि आप कोई सामने बैठा हुआ है लाइव और आप उसके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर दे रहे हैं। मतलब आपके पेज पे जो आंसर होना चाहिए वह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होना चाहिए। आप खुद से सवाल करें और खुद ही उसको आंसर भी करें। जब बात आता है डिस्क्राइब, ये बहुत ही सिंपल है, सबसे इजीएस्ट है कि जितना भी थियोरेटिकल नॉलेज आप किसी चीज के बारे में जानते हैं आप उसको सिंपली डिस्क्राइब कर दीजिए। इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई लॉजिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जाते हैं आप उसको सिंपली डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे मैं अगेन कोई आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट, तो जितना भी जानते हैं आप उसके फंडामेंटल राइट के बारे में लिख दे दीजिए। उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये आई थिंक सबसे सिंपल माना जाता है, इजीएस्ट माना जाता है। किसी भी चीज को अगर डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब मॉनसून, तो मॉनसून के बारे में जो भी जान रहे हैं आप लिख दीजिए। उसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्रिटिकली एग्जामिन। जैसे आपने बहुत बार देखा हो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में लिखा होता है आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो आप जैसे अगेन आपको अगर ये याद होगा कि अभी तक जैसा कि हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएट वाला, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ उसके फेवर और अगेंस्ट में लिख रहे थे। एनालाइज जब आ रहे थे तो उसमें इवैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था, इवैल्यूएट भी कर रहे थे, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फेवर अगेंस्ट में पॉइंट भी लिख रहे थे, प्लस उसमें अपना ओपिनियन भी दे रहे थे।
जब आपको यह क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात आती है, या क्रिटिकली इवेल्युएट भी हो सकता है, या क्रिटिकली एनालाइज भी करने के लिए हो सकता है, तो यहां पे जब भी आप लिखेंगे तो यहां पे अगेन क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब होता है, या क्रिटिकली कमेंट भी कह सकता है, या क्रिटिकली इवेल्युएट भी कर सकता है। देन जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट बोथ प्रोज एंड कॉन्स एंड गिव अ फेयर अनबाइस्ड वैल्यू लोडेड जजमेंट। इट शुड ऑलवेज गिव ए फीलिंग ऑफ क्लोजर। तो जब भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करने की बात करता है तो आप जरूर से यहां पे याद रखें कि सिंपल सा मतलब है आलोचनात्मक विश्लेषण का, कि आपको उसका प्रोज और कॉन्स को लिखते हुए, प्रोज भी लिखिएगा, कॉन्स भी लिखिएगा, साथ ही साथ आप एक फेयर वैल्यू एडेड जजमेंट भी दीजिएगा कि आखिर अगर आप रहते तो आप क्या वहां पे जजमेंट करते, क्या डिसीजन लेते। तो आपका सिंपल सा मतलब है आपका यहां अगेन ओपिनियन ही मांगा जा रहा है, लेकिन वह जो ओपिनियन होना चाहिए एक फेयर होना चाहिए और अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए। अक्सर यह होता है कि जब आप पॉलिटिकल कोई किसी मुद्दे पर आंसर लिखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बायसनेस दिख जाता है, या कहीं जेंडर जो कॉन्सेप्ट आता है, कोई जेंडर वाले मुद्दे पे आप आंसर लिखते रहते हैं तो आपका वहां पे बायसनेस दिख जाता है। तो इन चीजों से बचे कि जब भी क्रिटिकली एनालाइज आता है, या क्रिटिकली इवेल्युएट आता है, या क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात आता है, तो आपको यहां पे ध्यान देने की बात है कौन क्या क्या करना है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है, प्लस उसमें प्रोज और कॉन्स लिखने हैं, एंड अगेन प्लस में आपको एक फेयर वैल्यू एडेड जजमेंट देना है, एंड दैट जजमेंट शुड बी अनबायस्ड। उसमें कोई बायसनेस नहीं झलकना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आपको फॉलो करना है, अगेन मैं बता रहा हूं, क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली इवेल्युएट या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहे तो क्या करना है आपको याद रखें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दीजिए, प्रोज और कॉन्स लिखिए, और अपना जो ओपिनियन दीजिएगा वह अनबायस्ड ओपिनियन देना होगा। तो याद रखिए तीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इवेल्युएट वाले में। तो इवेल्युएट में डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ फ्यू पॉइंट्स इन फेवर एंड फ्यू पॉइंट्स अगेंस्ट में, वहां से आपको आपका ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है। एनालाइज वाले में इवेल्युएट प्लस ओपिनियन था, यहां पे क्या है एनालाइज प्लस इवेल्युएट प्लस अ फेयर वैल्यू जजमेंट, यहां पे याद रखना है। तो यहां पे तीन हो गए, क्रिटिकल एग्जाम में एनालाइज भी करना है आपको, इवेल्युएट भी करना है, प्लस क्या करना है आपको अपना एक जजमेंट देना है जो कि अनबायस्ड हो। तो क्रिटिकली एनालाइज का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। जब आपको इलुसिडेट, एलाबोरेट, एक्सपेंड और एग्जेम्पलीफाई करने के लिए कहा जाता है, तो अगेन ये जितने भी अलग अलग वर्ड देख रहे हैं यह मोर और लेस सिमिलर वर्ड्स है, एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन मोर और लेस सबका मीनिंग एक ही है। तो जब आपको इलुसिडेट करने की बात आती है तो सिंपल सा मतलब होता है मींस मेक इट क्लियर विथ अ एग्जांपल टू। अगर कोई भी आपको आंसर में कह देता है कि इलुसिडेट, तो आप पूरा डिटेल्ड में लिखने के बाद एक कोई टिपिकल एग्जांपल उसी से रिलेटेड जरूर लिखे ताकि आप उसे एक एग्जांपल के तौर पे समझा सके। अगर आपको एलाबोरेट या एक्सपेंड करने की बात आती है तो सिंपल सा है, एलाबोरेट का मतलब ही होता है या एक्सपेंड का मतलब होता है व्याख्या करें, विस्तार रूप से व्याख्या करें। तो जितना भी आप डिटेल्ड में लिखते हैं आप उसे डिटेल्ड में लिखे, लेकिन यह ध्यान रखें कि वर्ड लिमिट ना एक्सीड कर दे। डिटेल्ड लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर देंगे, लिखते जा रहे हैं। एलाबोरेट का मतलब होता है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इलुस्ट्रेटेड का मतलब कि लिखने के बाद आप अपने आंसर को वैलिड करार देने के लिए एक एग्जांपल से उसको जरूर समझाइए। एग्जाम्पलीफाई मींस गिव अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। कि कभी कभी ऐसा बहुत सारा आपका आंसर होगा कि आप जब लिखेंगे तो आपको खुद थॉट्स ऐसे आते हैं कि इसका एक यह एग्जांपल हो सकता है। जैसे हम लोग आप अक्सर एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर इस फ्रेज को ही आप एक्सप्लेन करते तो आपको एक याद आ जाता है कहानी कछुए और खरगोश की। तो वैसा ही कोई अगर आंसर आता है तो आप उसी आंसर से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टिपिकल एग्जांपल देके आप अपने आंसर को क्लियर करें। एग्जाम्पलीफाई का मतलब ही यही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसका मैंने ब्रीफली आपको कोशिश किया है कि आपको समझा पाऊं, ताकि इसका हेल्प आप अपने आंसर राइटिंग के समय कर सके कि कौन सा वर्ड रहेगा तो हमको क्या लिखना है, कौन सा वर्ड रहेगा तो क्या नहीं लिखना है।
इसका पता होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि वर्ड कुछ भी रहे हमारा आंसर चेंज नहीं होता है और हम ये एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हम कहीं ना कहीं अंधेरे में है कि हमने पूरा लिख दिया है तो हमको पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वर्ड के डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर लिखे, आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।